हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो मैं आज आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट का मतलब है बोर्ड परीक्षा के लिए वो प्रश्न लेके आया हूँ जो परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में मैं आपका ये लेसन पूरा समाप्त करूँगा और इतने शॉर्ट में समाप्त करूँगा। इससे पहले किसी ने भी ये पूरा चैप्टर आपको इतनी सरल भाषा में और कम समय में नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, और ध्यान से पढ़ना है आपको। मैं सिर्फ आपको समझाने वाला हूँ और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जो मैंने बोर्ड पे प्रश्न लिख रखे हैं कहीं ना कहीं ये मानव जनन लेसन 2 से है। सिर्फ इतने ही प्रश्न मैंने लेसन 2 से लिए। इन्हीं प्रश्नों में से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे वो 1 हो या 3 हो या 4 हो। प्रश्न जितने भी इस लेसन से पूछे जाएंगे तो मेरा मतलब यही है कि यहीं से कहीं पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देख लो और क्या है ये प्रश्न, कैसे ये प्रश्न, मैं एक एक करके आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहला मानव जनन है। परिचय परिचय आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, मानव जनन क्या है तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जनन वही होता है जहाँ कहीं ना कहीं किसी चीज़ का कोई निर्माण होता है, चाहे वो पेड़ पौधों में हो या हम लोगों में हो, या मतलब स्त्री या पुरुष के बीच में कोई जनन होता हो उनके बीच में हो। लेकिन यहाँ पेड़ पौधों की कोई बात नहीं हो रही है क्योंकि पेड़ पौधा वाला पार्ट हमने पहले ही समाप्त कर दिया है। इसमें सिर्फ हम मानव के बारे में पढ़ेंगे। मानव जनन क्या होते हैं, बच्चे का जन्म आखिर किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मानव जन्म का मतलब ये हो कि बच्चे का जन्म जब होता है उसमें जो जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, मतलब स्त्री और पुरुष का, तो उनके बारे में हम खासकर आज जानेंगे। उनसे रिलेटिव जो भी चीज़ें और प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में जान लेंगे। तो आज पहला प्रश्न हमारा है शुक्र जनन व अंड जनन। इनमें अंतर ज़्यादा पूछ लिया जाता है, कभी कभी अलग से भी पूछ लिया जाता है कि शुक्र जनन क्या है उसके बारे में बताइए। तो हम सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि जो वृषण होते हैं, देखो ध्यान से सुनो। पुरुषों में देखो वृषण होते हैं, वृषण की संख्या 2 होते हैं। ठीक है, बाहर की ओर दिखते हैं ये वृषण। ठीक है, वृषण होते हैं। तो इन वृषणों में, ठीक है, इन वृषणों में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अगर मैं ये कहूँ, जो वृषण होते हैं इनमें जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वही आपका शुक्र जनन कहलाता है। मतलब शुक्र जनन मतलब होता है कि जन्म लेना। ठीक है, जन्म होना। अब कहाँ जन्म होगा, वृषण में होगा। ठीक है, तो वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं। और उसका बहुत लंबा टॉपिक है, आप किताबों से पढ़े होंगे। तो मैंने यहाँ शार्ट में बता दिया कि ये जो प्रश्न लिखे हुए हैं जो खास इंपॉर्टेंट है इन पे आपको पढ़ लेना। मैं भले ही आपको शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन आपको एक किताब से अच्छे से तैयार कर लेना। और वृषण में जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, सुना होगा। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, शायद लिखा भी हो कहीं, सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं ये लिखा है इधर। तो जो सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं ये जो शुक्राणु होते हैं वृषण के अंदर, उनकी देख रेख करती हैं, उनको पोषण प्रदान करती है और उनमें एनर्जी डालती है। क्योंकि अगर बात कर लें जो शुक्राणु जो होते हैं उनमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है मध्य भाग में। वो माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को गति प्रदान करने में बहुत सहायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शुक्र जनन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंड जनन में। तो अंड जनन की बात करें, जो अंडाशय में एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं उसके माध्यम से अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाशय से किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसको हम क्या कहेंगे, अंड जनन कहेंगे। तो अंडाणुओं का निर्माण होना ही को क्या कहते हैं, अंड जनन। ठीक है, अंड कोशिका से अंडाणुओं का निर्माण जो होता है, अंड कोशिका से अंडाणुओं का जो निर्माण होता है उसे हम अंड जनन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। अंड जनन प्रक्रिया कब से होने स्टार्ट हो जाती है ये भी बता सकते हो। लगभग स्त्रियों में 11 की एज से ही, 11 से 12 की एज से ही स्त्रियों में अंड बनना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं और बढ़ा चढ़ा कर बता सकते हैं। क्योंकि आप सभी होशियार बच्चे हैं, बायोलॉजी में तो ऐसा एक ही दो बच्चा होगा जो डीपली ना पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें बहुत अच्छे से डीपली सभी पढ़ाते हैं। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। कम समय में हम ये लेसन समाप्त करेंगे और जिन बच्चों को ना समझ में आ रहा हो तो वो वीडियो को रोक रोक आराम से समझ के आगे चले। क्योंकि ठीक है, अब बात कर ले शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु का चित्र आपको बनाना है, इस प्रकार से शुक्राणु का चित्र बनेगा। यहाँ से इस प्रकार से बनाना है। तो शुक्राणु को हम एक बार आपको बता देता हूँ किस प्रकार से बनेगा। आप बता सकते हैं इस प्रकार से।
तो हम थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में बना दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप बना सकते हैं शुक्राणु का चित्र। ये भाग जो होता है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये शीश, ये एक्रोसोम होता है, यहाँ पर एक्रोसोम होता है, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये पूंछ होती है आपकी, ठीक है, ये शीश भाग होता है। तो इस प्रकार से शुक्राणु का चित्र आपको बनाना है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है शुक्राणु को एनर्जी प्रदान करता है, शुक्राणु को चलने में गति प्रदान करता है, ठीक है। पूंछ तो सभी ने देखी है कि इस पतली जो पीछे वाला भाग होता है पूंछ होता है, और सिर जो आगे वाला भाग होता है वो सिर होता है, ठीक है। शुक्राणु इस तरफ से ही गति करते हैं, अंडाशय के चारों तरफ घूमते रहते हैं, फिर बाद में जो सक्रिय शुक्राणु होता है वो अंडाशय से चिपक जाता है, ठीक है। इस प्रकार से बात कर लेते हैं संरचना। अब इसमें वृषण भी लिखा हुआ है। शुक्राणु की संरचना, तो वृषण तो सभी को पता होगा कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होते हैं, और यहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है, और यहाँ सर्टोली कोशिकाएं भी होती हैं, यहाँ आपकी शुक्र जनन वाहिकाएं भी होती हैं, जहाँ से शुक्राणु बाहर निकलकर मादा की योनि में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से आप वृषण के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि वृषण को चित्र के माध्यम से भी आप समझाना चाहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और उसको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट यहाँ शुक्र जनन नलिकाएँ और शुक्राणु अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट बताना है वृषण को, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा 2 नंबर में पेज तो भर ही जाएगा। अगर लॉन्ग में पूछे तो हेडिंग डाल के उसके एक शुक्राणु को अलग बताना है, शुक्र वाहिनी को अलग बताना है, सर्टोली कोशिकाओं को अलग बताना है, वृषण को अलग बताना है, वृषण आखिर क्या होता है, उसमें किस प्रकार से अंडाशय रहते हैं, उस प्रकार से वृषण, ठीक है। उस प्रकार से आप किस प्रकार से शुक्राणु रहते हैं, अंडाशय नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम वृषण को बता सकते हैं। वृषण को काम यही होता है कि शुक्राणु का निर्माण करना, वृषण का ही तो है, हमें भी बताया था इसमें। आज शुक्रजनन बताया कि वृषण की में जो शुक्राणु का निर्माण होता है भाई, वही तो शुक्रजनन होता है। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। बात कर लेते हैं पुरुष हार्मोन और स्त्री हार्मोन की। अगला प्रश्न है पुरुष हार्मोन और स्त्री हार्मोन का। पुरुष हार्मोन देख लेते हैं, टेस्टोस्टेरॉन हमने लिख भी रखा है, टेस्टोस्टेरॉन ये पुरुष हार्मोन आपका। एंड्रोजन्स ये भी पुरुष हार्मोन्स है। ये 2 ही आपको पुरुष हार्मोन्स याद रखने हैं, क्योंकि ये सिर्फ सेक्स हार्मोन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये इन हार्मोन की वजह से ही ये शुक्राणु का निर्माण वगैरह होता है, ठीक है। तो इनको ही तुम्हें पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं स्त्री हार्मोन की। इसमें लिखा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और साथ में एक रिलैक्सिन हार्मोन भी याद रखना है। ये भी अंडाणुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये हार्मोन्स होते हैं जो अंडाणुओं के निर्माण में बहुत सहायक। और एक रिलैक्सिन हार्मोन होता है जब कभी गर्भाशय संपन्न हो जाता है और जब बच्चे का प्रसव को मतलब बच्चे को जन्म होता है, उस वक्त रिलैक्सिन हार्मोन बहुत सहायक होता है, क्योंकि उस वक्त ये रिलैक्सिन हार्मोन योनि को ढीला करता है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर आ सके, और बाद में इस योनि को मतलब करा कर देता है, जैसे योनि होती है वैसा ही कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से हम देख लेते हैं। तो योनि को बाद में ये हार्मोन चिपका देता है, जैसी पहले जैसी होती है। आप जिससे कि बच्चा आसानी से आ सकते हैं। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन आपका एक और स्टाइल लिख सकते हो आप में, रिलैक्सिन हार्मोन का भी रिलैक्सिन का बनेगा, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चे के जन्म के समय, ठीक है। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। इस प्रकार से आपकी 4 पॉइंट लिखे, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। अंडाशय क्या होता है? अंडाशय, ठीक है, अंडाशय जैसे कि अब बात कर लेते हैं, अंडकोशिका से अंडाशय का निर्माण होता है, ठीक है। अंडकोशिका से अंडाशय का निर्माण होता है, अभी तो पढ़े थे। अब अंडजनन क्या होता है भाई? अंडाणु का निर्माण होना है, ठीक है। तो अब अंडाशय का चित्र एक पूछ लिया जाता है कभी कभी। अंडाशय का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है, वो अपने किताब से देख लेना। ये काफ़ी बार अंडाशय का चित्र पूछा गया है। अंडाशय ही शुक्राणु से मिलता है, ठीक है। अंडाशय ही शुक्राणु से मिलता है, और कहाँ मिलता है? फाइलोपियन नलिका में मिलता है, जिससे निषेचन संपन्न होता है, ठीक है। उसके बाद ही भ्रूण का विकास होता है। बात कर लेते हैं अंडवाहिनी। अब अंडाशय जिस नलिका के माध्यम से होकर जिस नलिका में जाता है वो उसे अंडवाहिनी कहते हैं। इसको ही हम अंडवाहिनी को ही हम कहते हैं फैलोपियन नलिका भी कहते हैं, जहाँ निषेचन संपन्न होता है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि निषेचन कहाँ संपन्न होता है, तो वो फैलोपियन नलिका में आप बता सकते हैं। गर्भाशय, गर्भाशय मादा जो गर्भाशय जो होता है, मादा का गर्भ होता है, जहाँ भ्रूण का विकास होता है, मतलब धीरे धीरे बच्चा बन के तैयार होता है, वो आपका गर्भाशय होता है। गर्भाशय में एक जो परत लगी होती है अपरा के नाम से, वो अपरा परत जो होती है वो बच्चे का पोषण के लिए लगी होती है, जो बच्चे को एनर्जी देती है। तो अपरा भी लिखा होगा, ये इसके बारे में हम यहाँ पे बताऊँगा। तो इसमें आप
बता सकते हैं गर्भाशय में कि अपरा का काम क्या होता है, जब मैं अपरा के बारे में बताऊंगा। योनि की बात कर लेते हैं। योनि के अंदर ही निषेचन होता है, ठीक है, योनि के अंदर ही निषेचन होता है, ठीक है, योनि के अंदर ही निषेचन होता है। बात कर लेते हैं पुरुष और स्त्री के यौनारंभ का प्रारंभ। पहले पुरुषों की बात कर लेते हैं। पुरुषों में अगर बात करें, स्त्रियों का जो यौनारंभ होता है वो पुरुषों की तुलना में पहले होता है। स्त्रियों की एज मानी गई 10 से 13 एज की मानी गई, और पुरुषों की वही मानी गई है 13 से 16 के बीच में, ये उम्र मानी गई। पहले तो आप उम्र जान लो, ठीक है, ये उम्र मानी गई। और इस उम्र में क्या क्या बदलाव होते हैं, तो पहले हम स्त्रियों की बात कर लेते हैं। तो जैसे स्त्रियों की आवाज़ मधुर हो जाती, मीठी हो जाती, अच्छी लगने लगती है सभी को, उनका संगीत सुर में बदल जाता है। दूसरा पॉइंट, उनके दुग्ध स्तन ग्रंथियां बढ़ने लगती हैं, ठीक है, हार्मोन्स चेंजमेंट होने लगते हैं, अंडाशय विकसित होने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप स्त्रियों के बारे में बता सकते हो यौवनारंभ। इस बात कर लेते हैं पुरुषों की। तो पुरुषों की एज तो आपको पता ही चलेगी, क्या हमने क्या बताई थी। तो इनके कंधे चौड़े हो जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, और मसल बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। और शुक्राणु का निर्माण जारी रहता है, और परिपक्वता अधिक मात्रा में देखने को मिलती है इनमें, ठीक है। और ये किशोरावस्था की एज को भी एज में होता है ये, ठीक है। ये हम इसे अगर बात करें, अब जो मैं बोल रहा हूँ ये किशोरावस्था में भी होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए किशोरावस्था, तो इस जो मैं बोल रहा हूँ वो किशोरावस्था में भी आप बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। किशोरावस्था में क्या होता है, बात कर लेते हैं मासिक चक्र की। तो मासिक चक्र की बात करें, ये मादा में होता है। अगर हमने अभी बताया था, ये मासिक चक्र जो होता है मादाओं में होता है, मतलब स्त्रियों में होता है। वो इसकी एज लगभग 10 से 11 से 12 मानी गई है। और ये लगभग करके जो इसकी 11 से 12 मानी, इस एज में अंडाणु का बनना विकास, अंडाणु जो बनने लगते हैं इसी एज में। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जो मासिक चक्र होता है, अगर यही चलेगा तभी अंडाणु का विकास होगा, अंडाणु का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार मासिक चक्र चलना अनिवार्य है। और ये 28 से 27 दिन की अवधि में स्टार्ट चलता है। और ये हम मान चलिए, अब पहले तो किताबों में 50 से 55 दे रखा था कि 50 से 55 तक हर महीने चल सकता है। लेकिन अब इसकी एज कम दिखा रहे हैं, 45 से 50 एज दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी किताबों में देखा था, एनसीईआरटी की किताबों में देखा तो वो 45 से 50 की एज में मारा था इसकी समापन विधि, ठीक है। तो इस प्रकार से 11 से स्टार्ट हो जाएगा, और लगभग 45 से 50 की बस तक ये मासिक चक्र चलता है, ठीक है। और अब इसकी 28 दिन से 27-28 दिन की अवधि मानी जाएगी, ठीक है। इस बात कर लेते हैं अगली। मासिक चक्र हो गया, अब बात कर लेते हैं निषेचन। बहुत अच्छा प्रश्न है निषेचन के बारे में, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और बोर्ड परीक्षा में ये तुम्हारे लिए प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है कि निषेचन कहाँ संपन्न होता है, निषेचन क्या है, ये बहुत वगैरह वगैरह, निषेचन संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो निषेचन में आप 2 बातें याद रखना है, एक तो मादा, एक नर, या सीधा स्त्री या पुरुष, ऐसे ऐसे याद रखते हो। तो इसमें क्या होता है, जो नर के शुक्राणु होते हैं, मतलब नर युग्मक जो होते हैं, नर के जो शुक्राणु होते हैं वो मादा के अंडाणु के साथ मिलते हैं, ठीक है, मादा के अंडाणु के साथ मिलते हैं। मादा का जो अंडाशय से जो अंडाणु निकलते हैं, तो मादा के, अब अंडाशय है, देखो अंडाशय से जो भी अंडाणु निकलते हैं या तो उसके साथ मिलते हैं। उसके साथ मिलने पर क्या होता है, मिलते क्या है, योनि के अंदर फैलोपियन नलिका में। अभी जो पढ़ा आपने अंडवाहिनी, यही होती है आपकी फैलोपियन नलिका। तो फैलोपियन नलिका में जब मिलते हैं, तो जब मिलने के बाद, जब फैलोपियन नलिका में मिलते हैं तो मिलने के बाद ही निषेचन माना जाएगा, ठीक है। निषेचन ऐसा नहीं बोलेगा, अब सीधी सीधी भाषा में बता देते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। लेकिन ये संलयन कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। और निषेचन के बाद ही भ्रूण का विकास होता है, धीरे धीरे भ्रूण बनने लगता है, और भ्रूण धीरे धीरे गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और जिससे धीरे धीरे बच्चे का भी निर्माण होने लगता है गर्भाशय के अंदर। बात कर लेते हैं मानव लिंग निर्धारण। अब देखो निषेचन मानव लिंग निर्धारण में ज़्यादा फर्क नहीं है। बात कर लेते हैं इसमें, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एक्स वाई हमारे पुरुष के लिंग होते हैं, और एक्स एक्स महिला लिंग होते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसमें स्टार्ट कैसे करना है आप लोगों को। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, स्त्री और महिला के दोनों को 46 ही माने गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, क्योंकि वो आंतरिक होते हैं, दोनों के अंदर सेम होते हैं, इसलिए वो आंतरिक गुणसूत्र होते हैं, इसलिए वो ऑटोसोम कहलाएंगे। लेकिन जो एक्स वाई और एक्स एक्स जो गुणसूत्र इनके अंदर, जो पुरुषों में एक्स वाई होता है और स्त्रियों में एक्स एक्स होता है, ये विषम युग्मजी होते हैं या विषम युग्मी होते हैं, ये आपके ऑटोसोम नहीं कहलाएंगे। ठीक, ये आपके क्या कहलाएंगे? विषम युग्मी। ठीक है, क्योंकि ये अलग, ये देखो अलग अलग है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात कर लें पुरुषों का जो ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, याद कर समझे पहली बात मेरी, ये दोनों लिंग गुणसूत्र है, ये भी आपका लिंग गुणसूत्र है, ये भी आपका लिंग गुणसूत्र है, ये मादा का लिंग गुणसूत्र है, ये पुरुष का लिंग गुणसूत्र है। थोड़ा समझ लीजिए, मैं अभी जो मैंने बोल दिया एक पॉइंट थोड़ा गलत बोल दिया था। जो एक्स वाई होता है ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, एक्स वाई जो होता है दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग होने की वजह से इसे हम विषम युग्म कहेंगे, क्योंकि विषम है, डिफरेंस है दोनों में, अलग अलग की वजह से हम विषम युग्म कहेंगे। अब जो हमारा इधर देखो एक्स एक्स सेम है, इसलिए ये लिंग जो गुणसूत्र होता है तो मादा का सम युग्मजी लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, अब यही दोनों आपस में निषेचन करते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ से एक्स निकला, यहाँ से एक्स निकला, तो एक्स एक्स होगा, इस वक्त कंडीशन में पुत्री का जन्म होगा। अगर मैं कहूँ यहाँ से अगर पुरुष से बाई निकल के आता है और यहाँ से एक्स निकल, तो एक्स बाई बन जाएगा, तो इससे क्या होगा? यहाँ पुत्र पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेटे का जन्म होगा। इस कंडीशन में आपको समझना, इस यही ग्राफ के माध्यम से आपको समझा देना है कि किस प्रकार पुत्री पैदा होगी, किस प्रकार पुत्र पैदा। तो इसका श्रेय, लिंग निर्धारण करने का श्रेय कौन करता है? पुरुष का होता है। अगर ऑप्शन में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो ऑप्शन दे देता है माता पिता दोनों, या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाते हैं। तो याद रखना पिता से ही लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, प्रश्न अगला है अपरा, जिसे अंग्रेजी में प्लेसेंटा भी कहते हैं। अभी अपरा के बारे में मैंने आपको बताया था शॉर्टकट में। तो अपरा हमने कहा जो गर्भाशय होता है, मान लीजिए ये गर्भाशय है, तो गर्भाशय के नीचे जो परत लगी होती है वो अपरा ही होती है। अब यहाँ पे मान लीजिए बच्चा है, गर्भाशय के अंदर बच्चा है, तो ये अपरा नाभि जो होती है, बच्चे की नाभि से जो नाड़ा होता है वो अपरा झिल्ली से जुड़ा रहता है। समझ रहे हो मेरी बात? ये अपरा झिल्ली से जुड़ा रहता है। तो अब माँ जो भी पोषक पदार्थ खाएगी तो वो बच्चे को कौन पहुंचाता है? ये झिल्ली के माध्यम से, नाभि के माध्यम से, नाभि के जो नाड़ा होता है उसके माध्यम से बच्चे के अंदर प्रवेश करता है पोषक पदार्थ, एनर्जी पदार्थ, खाना भोजन जो भी है। तो बच्चे को एनर्जी अपरा जो झिल्ली होती है उसी के माध्यम से मिलती है। तो अपरा का रोल बहुत अच्छा है। अगर बच्चे का विकास सही से होगा तो वो अपरा के माध्यम से होगा। और एक खास बात होती है, अपरा जो झिल्ली होती है वो खतरनाक जैसे बीमारियां होती हैं उन्हें नहीं पहुंचने देती, उन्हें रोक लेती है। लेकिन हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी जैसे HIV एड्स हो गया, हीमोफीलिया हो गया, बरहनता, ये आनुवंशिक जो बीमारी होती हैं ये बच्चे तक पहुंच सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये बच्चे तक जा सकती है। तो ये अपरा, तो समझ गए अपरा क्या होती है? ये बच्चे का पोषण करती है, विकास करती है और बच्चे की देखरेख करती है गर्भाशय के अंदर। बात कर लेते हैं प्रसव। प्रसव अभी हमने देखा था एग्जाम में ही आया था प्रश्न, जो छमाही के एग्जाम होते हैं उसमें प्रसव देखने को मिला था। प्रसव का मतलब ये होता है जब बच्चे का हेलो एवरीवन, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, अचानक से डॉगी आ गया था तो उस वजह से थोड़ा। चलो देखते हैं क्या कर रहा था। हाँ, अपरा के बारे में, प्रसव के बारे में बताने वाला था। तो प्रसव देख लेते क्या होता है। तो गर्भाशय के अंदर बच्चे का जो जन्म होता है, मतलब बच्चा जो गर्भाशय के अंदर रहता है, स्त्री के अंदर जो गर्भाशय के अंदर जो बच्चा रहता है, तो वो लगभग 9 महीने के बाद जो जन्म होता है उसका, बच्चे का, उसको ही हम प्रसव कहेंगे। मतलब जन्म की, जो बच्चे का जो जन्म की प्रक्रिया होती है हम उसको ही प्रसव कहेंगे। जब बच्चे का जन्म होता है उसको क्या हम कहेंगे? प्रसव। ठीक है, बच्चे ने प्रसव किया है। ठीक, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। कोलेस्ट्रम, लैक्टेशन या दुग्ध स्त्रावण। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जब बच्चे माँ बनने, जब स्त्री माँ बनने वाली होती है तब उस दुग्ध का स्त्रावण होने लगता है उस वक्त का। लेकिन कोलेस्ट्रम बात कर लेते हैं जब बच्चे का जन्म होता है उस कंडीशन में, जब हम बात करें उस कंडीशन में माँ का जो दुग्ध होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है, क्योंकि उस दुग्ध में इतना सारा प्रोटीन होता है जो उस बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है उस वक्त जो माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है
वो दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। युग्मनज या जाइगोट, ये भी परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न। युग्मनज, देखो अगर अभी निषेचन पढ़े थे तो हमने कही जब मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में मिलते हैं, मिलते ही, अब बात कर लेते पहले, देखो नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, मादा युग्मक समझ जाएंगे आप, मादा युग्मक, अब इन दोनों का मिलाप कहलाएगा युग्मनज। समझ आई बात? युग्म युग युग्मनज, युग्मनज, और इससे ही अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं। समझ आएगी बात? अब तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, मतलब जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना ये बात कर लेते हैं सर्टोली कोशिकाएं। अभी मैंने सर्टोली कोशिकाओं के बारे में आपको बताया था कि सर्टोली जो कोशिकाएं होती है वो शुक्राणुओं के अंदर, अरे वृषण के अंदर शुक्राणु का पोषण करती है, उसकी देखरेख करती है, उसको वृद्धि करने में सहायक होती हैं और उसको स्खलन नलिका के माध्यम से उन शुक्राणु को बाहर भी लाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कम समय में मैंने आपको वो प्रश्न को, उन प्रश्नों को बता दिया जो एग्जाम में आने वाले हैं और कम से कम समय में आपको बताया है। अगर मेरी ये बात पिछले जो वीडियो डाला था पहला लेसन है, आज जो दूसरा लेसन, कोई मेरी ये बात आप लोगों को थोड़ी सी भी याद रह गई, देसी भाषा में जो आपको याद रहेगी, तो आप कुछ ना कुछ इस लेसन के बारे में यहाँ से अगर प्रश्न बनता है, और बनेगा जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न ना आए, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। तो अगर ये मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर लिख के आएंगे और जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिख के आएंगे, ये भी मुझे अच्छे से याद है। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को 2 बार देख लेते तो जो भी मैंने इन प्रश्नों के बारे में बताया है वो आपको याद रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपसे, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ज़्यादा खेलने वाले बच्चे, क्योंकि यूपी बोर्ड के अब कम समय बचा है और इस समय के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैं तो एक शॉर्टकट वीडियो लाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें मैंने जो आपको याद करवाया वो करिए। मैंने सिर्फ ये इसलिए प्रश्न लिखे कि ये प्रश्न ही यूपी बोर्ड में के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए भले ही मेरी ना पढ़ाई करके आप इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेकर कहीं किताब से भी पढ़ सकते हो, मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरी भाषा में आपको पढ़ना है तो आप मेरी भाषा में पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं कल नए लेसन के साथ, अगले चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय।